हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लाखों इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो अगर आप यूएस में काम करने का सपना देख रहे हो या फिर H1B वीज़ा के रूल्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और इससे एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स के चांसेस कम और हाईली पेड प्रोफेशनल्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वीडियो में हम इसके हर छोटे से छोटे डिटेल को समझेंगे। ये H1B वीज़ा क्या है, कैसे ये चेंज हुआ, अब ट्रम्प के इस फैसले के बाद किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और इसका इम्पैक्ट इंडिया और यूएस दोनों पर क्या-क्या होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ग्लोबल अफेयर्स जानने में इंटरेस्ट है और मेरे एनालिसिस अच्छे लगते हैं, तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के हमें ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नई से नई अपडेट तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ H1B वीज़ा। तो व्हाट इज़ H1B वीज़ा एंड हाउ डज़ इट वर्क? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये H1B वीज़ा असल में क्या है। तो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, जो कि यूएस की कंपनीज़ को ये परमिशन देता है कि वो फॉरेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए। तो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस का मतलब है वो फील्ड्स जहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस या रिसर्च एक्सेट्रा। ये वीज़ा उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है जो कि अपनी करियर ग्रोथ को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसमें इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स सभी के लिए ये एक ड्रीम वीज़ा की तरह होता है, जो कि उन्हें यूएस के जॉब मार्केट तक पहुंचा देता है। अब बात करते हैं एनुअल कैप एंड ओल्ड लॉटरी सिस्टम प्रोसेस की। अब दिक्कत ये है कि यूएस हर साल अनलिमिटेड वीज़ाज इशूज़ नहीं करता है। एक फिक्स कैप होती है यहाँ पे 85,000 वीज़ाज पर ईयर की। इसमें 65,000 वीज़ा रेगुलर कोटा के लिए होते हैं और 20,000 उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होते हैं जिनके पास यूएस की मास्टर्स डिग्री होती है। लेकिन अप्लाई करने वाले लोग हमेशा इस कैप से कई गुना ज़्यादा होते हैं। कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख तक लोग जो है वो इस वीज़ा पे अप्लाई करते हैं। इसलिए पहले एक लॉटरी सिस्टम यूज होता था जिसपे रैंडमली 85,000 लोगों के नाम जो है वो सिलेक्ट किए जाते थे। मतलब अगर आप बहुत क्वालिफाइड हो, फिर भी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो सकते हो क्योंकि आपका नाम जो है वो लॉटरी सिस्टम में नहीं आया है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन आईटी सेक्टर एंड ग्लोबल प्रोफेशनल्स डिपेंडेंसी। तो ये वीज़ा खास तौर पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अराउंड 70% H1B वीज़ा होल्डर्स इंडियन होते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज अपने इंजीनियर्स को इसी वीज़ा रूट के थ्रू यूएस भेजती हैं। तो यूएस मार्केट इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए H1B वीज़ा रूल्स में छोटा सा भी बदलाव इंडियन इकोनॉमी और लाखों प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मेजर चेंजेस की। तो H1B वीजा फी हाइक टू $1 लाख, क्लैरिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। दोस्तों, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे बड़ा झटका दिया था जब उन्होंने H1B वीजा पर $1 लाख का फाइन अनाउंस किया था। पहले ऐसा लगा कि हर साल एम्प्लॉयर्स को ये अमाउंट पे करना होगा, तो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गई थी। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन इशू किया गया यूएस के द्वारा कि ये एक वन टाइम फीस है जो एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को पे करनी होगी और हर साल नहीं। फिर भी ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और आउटसोर्सिंग कंपनीज के लिए ये तो एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह बन गया है। तो अगर आप एक छोटी या मीडियम साइज कंपनी हो, तो हर एम्प्लॉय के लिए $1 लाख देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टेप ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का हिस्सा है, ताकि कंपनीज फॉरेन टैलेंट हायर करने से पहले सोचें और अमेरिकन को प्रायोरिटाइज करके पहले उन्हें जॉब्स दिला सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्रैपिंग ऑफ लॉटरी सिस्टम, न्यू रूल्स अनाउंस। तो अब दूसरा और सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप था लॉटरी सिस्टम को हटा देना। तो पहले रैंडम सिलेक्शन होता था, लेकिन अब जो है वो सिस्टम वेज बेस्ड हो गया है। मतलब कि अब किसी एप्लीकेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस उसके सैलरी लेवल पे डिपेंड करेंगे। रैंडम चांस की जगह अब मेरिट और कॉम्पनसेशन मैटर करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 वेज लेवल्स एंड वेटेड सिलेक्शन सिस्टम की। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने वेज लेवल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लेवल 1 जो कि लोएस्ट वेजेस हैं, जो कि एंट्री लेवल जॉब्स के लिए यूज होता है। लेवल 2 अर्ली करियर रोल्स के लिए रखा गया है। लेवल 3 मिड लेवल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए रखा गया है। और लेवल 4 जो है वो हाईएस्ट पेड सीनियर रोल्स के लिए रखा गया है। तो नए सिस्टम में वेटेड सिलेक्शन होगा, मतलब कि लेवल 4 वाले एप्लीकेंट्स के सिलेक्ट होने के चांसेस लेवल 1 के कंपैरिजन में 4 गुना तक ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर 25 लोग लेवल 4 से हैं और 75 लोग लेवल 1 से, तो लेवल 4 के लिए वेट 4x लगता है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि लेवल 4 एप्लीकेंट्स की जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे अराउंड 2.29% हो जाएगी, जबकि लेवल 1 के लिए सिर्फ 0.57%। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मैसिव शिफ्ट है पुराने रैंडम सिस्टम से। दोस्तों, अब बात करते हैं विनर्स एंड लूजर्स ऑफ दिस न्यू रूल्स। तो हाई पेड प्रोफेशनल्स एंड सीनियर रोल्स विल बेनिफिट।
दोस्तों नया सिस्टम हाई पेड प्रोफेशनल्स के लिए एक जैकपॉट की जैसा है। अगर आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या फिर किसी नीश डोमेन के एक्सपर्ट हो जिनकी सैलरी ऑलरेडी यूएस के टॉप ब्रैकेट में है, तो आपके चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको लॉटरी के रैंडमनेस से अब गुजरना नहीं पड़ेगा। यूएस कंपनीज गेट एक्सेस टू टॉप ग्लोबल टैलेंट। तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जाइंट्स के लिए ये एक पॉजिटिव चेंज है। पहले एक टॉप टैलेंट भी लॉटरी में रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन अब कंपनी कॉन्फिडेंटली उस कैंडिडेट को हायर कर सकती है जिसे कि वो चाहती है। मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी अब लॉटरी के भरोसे नहीं रहेगी। अब बात करते हैं इंडियन आईटी फर्म्स एंड एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स लूज आउट। तो इस नए रूल के हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान होगा इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज को। ये कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल वगैरह मोस्टली एंट्री लेवल या फिर अर्ली करियर इंजीनियर्स को यूएस भेजती थी जिनकी सैलरी रिलेटिवली कम होती थी। तो अब नए सिस्टम में उनके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो इंडिया में डिग्री कंप्लीट करके यूएस जाना चाहते थे, उनके लिए भी अब रास्ता काफ़ी मुश्किल हो गया। तो दोस्तों लेवल 1 या 2 कैटेगरी में आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए अब जो क्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब बात करते हैं इमीडिएट रिएक्शंस एंड चैलेंजेस की। सो देयर इज लॉट ऑफ पैनिक अमंग एनआरआईज एंड एम्प्लॉयर्स। तो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है सब जगह पैनिक मच गया। बहुत सारे एनआरआईज जो इंडिया में फेस्टिवल्स के लिए आए थे, उन्होंने तुरंत यूएस वापस जाने के लिए फ्लाइट्स बुक कर लिए। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी कंफ्यूज हो गए कि अब किसको भेजना है, किसको रोकना है और कैसे जो है वो उनको अपनी एप्लीकेशंस वो प्लान करनी है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन एंड फॉल इन इंडियन आईटी शेयर्स। दोस्तों इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर्स के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। इन्वेस्टर्स ने तुरंत सिग्नल ले लिया है, उनके बिजनेस मॉडल पर जो है वो थ्रेट आ चुका है। आउटसोर्सिंग मॉडल जो सालों से प्रॉफिटेबल रहा था इंडिया के लिए, अब थोड़ा अनसर्टेनिटी में आ गया है। लीगल चैलेंजेस एंड कोर्ट बैटल्स आर पॉसिबल। दोस्तों एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के मुताबिक या तो वीज़ा लॉटरी के जरिए दिए जाएं या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। फेज बेस्ड वेटेड सिस्टम का जिक्र लॉ में नहीं है, इसलिए ये रूल यूएस कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और अगर कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया तो फिर पूरा का पूरा ट्रम्प का जो प्लान है वो यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। आर्टिफिशियल वेज इन्फ्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स। तो एम्प्लॉयर्स आर्टिफिशियली सैलरीज को बढ़ाकर अपने एम्प्लॉयज को हायर वेज कैटेगरी में दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यूएससीआईएस के लिए ये भी मॉनिटर करना मुश्किल होगा कि किसकी सैलरी जेन्युइन है और किसकी यहाँ पे इन्फ्लेटेड बताई गई है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की। तो यूएस गवर्नमेंट्स एम इज टू प्रोटेक्ट लोकल वर्कर्स। यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा हमेशा से क्लियर रहा है, अमेरिका फर्स्ट। उनका कहना ये है कि यूएस के जॉब्स पहले यूएस सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। ये पॉलिसी उसी मिशन का पार्ट है। इससे लोकल यूएस वर्कर्स को जॉब पे प्रेफरेंस मिलेगा और वीज़ा का जो मिसयूज है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। लाइकली आउटकम्स हायर वेजेस एंड ऑफशोर वर्क। दोस्तों अब एम्प्लॉयर्स को फॉरेन हायर्स के लिए हायर सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो ये जो है वो कंपनीज को सोचने पर मजबूर करेगी कि वो काम ऑफशोर ही करा लें, मतलब कि इंडिया में ही लोगों को हायर करके रिमोट वर्क करा लें। इससे यूएस में जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो सकती है। इम्पैक्ट और इंडियन आईटी मार्जिन्स एंड स्किल शॉर्टेजेस इन यूएस। तो इंडियन आईटी कंपनी से प्रॉफिट मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि उनका ऑनसाइट का जो बिजनेस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। यूएस में भी स्किल शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, खास करके आईटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में। मतलब दोनों तरफ से ये एक इम्बैलेंस क्रिएट जो है वो यहाँ पे हो सकता है। हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज चेंजेस। तो हर कोई इस रूल से इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र जो कि L1 वीज़ा कैटेगरी में आते थे वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब कि एकेडमिक रिसर्चर्स और कंपनी के अंदर जो इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए लोग अप्लाई करते थे वो अभी भी उनके लिए प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्मूथ रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि अंडर द न्यू H1B वीज़ा रूल एन एप्लीकेंट्स चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड प्राइमरी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। ए एप्लीकेंट की एज, एप्लीकेंट्स नेशनैलिटी, एप्लीकेंट्स ऑफर्ड सैलरी एंड वेज लेवल, या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेंट्स ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों आप अपना आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं करेक्ट आंसर को आपके हाईलाइट कर दूंगा।